चलिए जी, अब करते हैं एक नया चैप्टर और इसका नाम है बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल। तो आइए पहले नाम के बारे में बात करते हैं कि आखिर इसका नाम ऐसा क्यों है, इसके नाम का मतलब क्या है। इसमें वर्ड है एक तो बजट। बजट माने क्या होता है? बजट माने होता है फ्यूचर के बारे में प्लान बनाना। जैसे फाइनेंस बजट आता है हर साल, जहां पर इस साल कितना खर्चा कहां पर करेंगे बताते हैं, इस साल कौन सा नया टैक्स लग गया बताते हैं, इस साल कौन सी नई टैक्स में रियायत मिल गई बताते हैं। तो बजट मतलब होता है आइए डिसाइड करें फ्यूचर के बारे में। जैसे अभी आप पढ़ाई करने जा रहे हैं तो आप एक प्लान बनाएंगे कि भाई इसको मैं ऐसे रिवाइज करूंगा, उसको मैं वैसे रिवाइज करूंगा, उस चैप्टर में उतने क्वेश्चन करूंगा, या उस बुक में वो चैप्टर सारे पहले करूंगा, वो बाद में करूंगा, थ्योरी में इस टाइम पे कवर करूंगा, संडे को मैं ये पढ़ाई करूंगा, या 10 दिन में ये पढ़ूंगा, उसके बाद ये पढ़ूंगा। कुल मिला के एक प्लान। तो जब हम प्लान बनाते हैं तो उसे बोलते हैं बजट। बजट मतलब होता है फ्यूचर के बारे में आइए डिसाइड करें, फ्यूचर के बारे में आइए सोचें। जैसे हम सोचते हैं कि यार कॉस्टिंग में हमें 100 में से 100 नंबर लेके आना है, तो ये क्या है? हमारा प्लान, ये हमारा टारगेट है, ये हमारा बजट है। अब अचीव होगा या नहीं होगा ये तो पता पड़ेगा बाद में, मगर प्लान तो पहले बनाना पड़ेगा। प्लान मेकिंग इज फर्स्ट। तो प्लान नहीं बनाया तो काम हो गया गड़बड़। तो प्लान इज फर्स्ट स्टेप। ये मतलब होता है जी मेरा बजट का। अच्छा, इसमें एक वर्ड और आया, बजटरी कंट्रोल। इस चैप्टर में दूसरा शब्द बजटरी कंट्रोल। अब देखो बजट मतलब क्या होता है? बजट मतलब होता है आइए मिलकर तय करें फ्यूचर में हम किस वक्त क्या पढ़ने वाले हैं, कितने घंटे में क्या पढ़ लेंगे और कैसे अपने पूरे सिलेबस को 3 से 4 बार रिवाइज कर लेंगे। मतलब एक काइंड ऑफ फुल प्रूफ प्लान। और कंट्रोल वर्ड से मतलब यह है कि जब आप एक्चुअल के अंदर पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई करने के बाद उसे कंपेयर करो कि भाई जो हमने सोचा था और जो हमने किया है दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर दोनों में डिफरेंस है पॉजिटिव तब तो अच्छी बात है, और दोनों में डिफरेंस है अगर नेगेटिव तो आइडेंटिफाई करो उन रीजंस को जिनकी वजह से वो डिफरेंस नेगेटिव आया। एग्जांपल के लिए आपने सोचा कि 10 घंटे पढ़ाई करूंगा, डेली 10 घंटे पढ़ाई करूंगा, और मान लो फर्स्ट डे में ये 3 चैप्टर कर लूंगा रिवाइज, अगले नेक्स्ट डे 10 घंटे के अंदर ये 5 चैप्टर कर लूंगा रिवाइज, इस तरह पूरी की पूरी कॉस्टिंग 4 से 5 दिन में रिवाइज कर लूंगा। तो अब हो क्या, डेली बेसिस पर जैसे ही आपकी पढ़ाई खत्म होने वाली है या खत्म हो चुकी है, आपने करना क्या है? आपने चेक करना है कि आपका प्लान क्या था। आपने हाँ ये चैप्टर पढ़ना था, फिर आप चेक करो आपने कौन कौन से पढ़े। अगर आपने प्लान को ओवर अचीव कर लिया है इट इज गुड फॉर यू, लेकिन अगर प्लान को आपने अंडर अचीव किया इट इज नॉट गुड फॉर यू। इसका मतलब है कि आपका आज का प्लान छूट गया है और यह छूटा हुआ हिस्सा बनेगा आपके लिए बर्डन नेक्स्ट डे। तो इसे बोलते हैं बजटरी कंट्रोल। मतलब बजट बनाने के बाद जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसे आपस में कंपेयर करें और निकालें वेरिएंस पॉजिटिव है तो तालियां मारें, अच्छी बात है। वेरिएंस नेगेटिव है तो रीजंस आइडेंटिफाई करें किस वजह से आज मैं कम पढ़ पाया। तो रीजन मिला आपको कि आज थोड़ा सा बॉडी पेन था, या पढ़ने में उतना ध्यान नहीं था, कंसंट्रेशन नहीं बन रहा था मेरा बार बार। तो चेक करें कंसंट्रेशन क्यों नहीं बन रहा था। तो आपने देखा कि यार फोन के अंदर बार बार लग जाता हूं और फालतू की वीडियो देखता रहता हूं, फालतू के व्हाट्सएप चेक करता रहता हूं, दोस्तों को फोन करता रहता हूं, भाई तुमने कितनी पढ़ाई करी, मैंने इतनी पढ़ाई करी, नहीं। तो इन सब क्या करना है, डिस्ट्रैक्शन को खत्म करना है। आपको मैंने हर बार बोला कि जब भी आप चैप्टर रिवाइज कर रहे हो भाई कुंडी बंद करो, मोबाइल फोन ऑफ करो, पानी की बोतल रखो, किताबें रखो, पेन पेंसिल कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ, खाना पीना खा के बैठ जाओ। अब 1.5 से 2 घंटे जब तक चलता है लेक्चर, जिस भी चैप्टर का, कोई 1 घंटे का भी होगा, उसको उतने समय में रिवाइज करो और कोशिश करो एक सीटिंग में एक चैप्टर हमेशा आराम से रिवाइज करो। ऐसा मत करो आधा 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 आधा, नहीं भाई, एक बार में पूरा। तो ये होता है प्लान। एक्चुअल में कितना हुआ वो तो आप जानते हैं। अच्छा हुआ आपने पूरा एक बार में किया, बहुत बढ़िया, और नहीं किया तो दिक्कत वाली बात है। तो ये होता है वर्ड बजट का मतलब, और ये होता है वर्ड बजटरी कंट्रोल का मतलब। अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे। बजट बनाते हैं हम फ्यूचर के बारे में। एक कंपनी के अंदर बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। हम हर फंक्शन के लिए, या कह लीजिए हम हर खर्चे के लिए बनाते हैं बजट। जैसे इस साल हम कितना प्रोडक्शन करेंगे, बजट बनाते हैं। इस साल हम कितना बेचेंगे, बजट बनाते हैं। इस साल हम कितने रुपए का बेचेंगे, बजट बनाते हैं। ध्यान देना, मैंने 2 बातें बोली। देखो मैंने कहा हम बनाएंगे सेल्स बजट। सेल्स बजट आपका 2 तरीके से हो सकता है। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स, इतने यूनिट्स बेचेंगे, और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ रुपीज, इतने रुपए का माल बेचेंगे। आपने तय किया पूरे साल में 50,000 यूनिट्स बेचेंगे, तो ये हो गया आपका सेल्स यूनिट्स के बेसिस बनने वाला प्लान। लेकिन आपने तय किया इस बार हम 50 करोड़ का माल बेचेंगे, तो ये हो गया रुपीस के बेस से बनने वाला बजट। अच्छा, बजट आखिर बनाते क्यों है? बजट को बनाने से एक टारगेट मिलता है, और टारगेट को मिलने से एक मोटिवेशन मिलता है। आपकी कंपनी के अंदर जो सेल्स के लोग काम करते हैं उनको अगर आप टारगेट नहीं देंगे वो ढीले पड़ जाएंगे। देखो पहले मुझे भी लगता था कि यार अपने इंप्लॉयज को टारगेट नहीं देना चाहिए। पहले मेरे को भी ऐसा फीलिंग आती थी कि नहीं यार इंप्लॉयज को टारगेट मत दो। बट ध्यान रखो, अगर इंप्लॉयज को आप टारगेट नहीं दोगे तो 99% चांस है कि वो ढीले पड़ जाएंगे। टारगेट पर इंसेंटिव रख दो उनके लिए, बट टारगेट दो। टारगेट के बिना मत छोड़ो उनको। अगर आपने टारगेट के बिना उनको छोड़ दिया तो भाई साहब फिर काम तो वो करेंगे बट उतना एफिशिएंसी से नहीं करेंगे। जैसे मान लो मेरे पास एक इंप्लॉई है और उसको मैंने बोला भाई देख
मैंने उसको दिन भर में तेरे पास कितनी कॉल्स आती है, कितनी कस्टमर इंक्वायरी आती है, उसने मुझे बोला सर एक दिन में मेरे पास 300 से लेकर 500 तक इंक्वायरी आती है। ये मैंने पूछा अपनी कंपनी के एक एम्प्लॉय को, मेरी कंपनी में काफी सारे एम्प्लॉयज हैं, मैंने एक को पूछा 300 से 500 इंक्वायरीज आती हैं। उसको मैंने बोला देख तू जो कॉल कर रहा है, जो जैसे तू कस्टमर से बात कर रहा है, वो पूरी की पूरी बातें यहाँ पर रिकॉर्ड होती हैं। तो ये बात तो दिमाग से निकाल दे कि तू अगर किसी भी स्टूडेंट को उल्टा सीधा बोल देगा और हमें पता नहीं पड़ेगा, या तू कोई कॉल टाल लेगा, हमें पता नहीं पड़ेगा, हमें पता पड़ेगा, क्योंकि हमने पूरे के पूरे कंट्रोल सिस्टम लगा रखे हैं, बजटरी कंट्रोल, हमने पूरे के पूरे कंट्रोल सिस्टम लगा रखे हैं। तो ये बात तो दिमाग से निकाल दे कि तू भाई कुछ गड़बड़ कर देगा और हमें पता नहीं पड़ेगा, हमें पता पड़ेगा। तो ये तो हो गया डर। दूसरी बात उसको मैंने बोली इंसेंटिव। ध्यान दे, आज तेरे पास 300 से लेकर 500 के बीच में कॉल आएंगी और एक बंदा सॉफ्टवेयर तुझे मॉनिटर कर रहा है। ध्यान दे, अगर तूने 500 की 500 कॉल बढ़िया ली और शाम को मैं चेक करूंगा तेरा कन्वर्जन रेट कि तूने अगर 500 बच्चों से बात करी तो कितने बच्चों ने क्लासेस ऑर्डर कर दी, और मान लो वो है 400, इसका मतलब है तेरा कन्वर्जन रेट है 80%। तो मैंने उसे बोल दिया भाई तू अगर बच्चों से बात कर रहा है और अगर तेरा कन्वर्जन रेट 80% या इससे ज्यादा हुआ तो मैं तेरे को शाम को इंसेंटिव दूंगा। इंसेंटिव कितना दूंगा वो हम तय कर लेंगे। मान लो मैंने बोल दिया मैं शाम को आपको 2000 रुपए दूंगा एज इंसेंटिव, या 1000 रुपए दूंगा एज इंसेंटिव, या फिर आपको एक्स्ट्रा बोनस दूंगा पूरे महीने में इतना। तो ये इंसेंटिव डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि कंपनी क्या इंसेंटिव देना चाहती है। बट अपने इंप्लॉइज को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। और ध्यान देना, मोटिवेट सिर्फ पैसे देकर नहीं होंगे, डर से भी मोटिवेट करना पड़ता है। डर भी कई बार मोटिवेशन बन जाता है रियल लाइफ के अंदर। जैसे मान लो आप सीए कर रहे हो और आपके मन में डर है यार सीए होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, आपके मन में डर है। तो ध्यान देना, होगा कि नहीं होगा वैसे तो डर है, आपको ये परेशान कर रहा होगा, बट होगा कि नहीं होगा इस डर की वजह से ऐसा होगा कि आप 10 घंटे की जगह 12 घंटे पढ़ने की कोशिश करोगे, 12 घंटे की जगह 14 घंटे पढ़ने की कोशिश करोगे, और 14 घंटे की जगह 16 घंटे की पढ़ने की कोशिश करोगे। आप हाई कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ने की कोशिश करोगे। तो डर ने क्या करा? डर ने आपको रीजन दिया ज्यादा पढ़ाई करने का, डीपली पढ़ाई करने का, कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई करने का, और इस डर से क्या हो जाएगी आपकी जीत। डर के आगे जीत है, बट हर डर के आगे जीत नहीं होती है। तो ये तो है डर। तो डर का होना बहुत जरूरी है, बिना डर के इंप्लॉइज मोटिवेट नहीं होता है। दूसरी बात है इंसेंटिव। डर दो और इंसेंटिव भी दो। इंसेंटिव दे दोगे तो ही मोटिवेट नहीं होगा, सिर्फ डर दोगे तो मजा नहीं आएगा। डर भी दो, इंसेंटिव भी दो। अगर मैं आपकी बात करूं तो आप भी ये काम करो, अपने आप को डर भी दो कि एग्जाम नहीं हुआ तो मेरे पे ऑप्शंस क्या हैं। कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं सर मैं सीए कर रहा हूं लेकिन सीए तो बहुत टफ लग रहा है सर, एक बार रह चुका हूं, मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं, बैठ के सोचो। अगर आप सीए नहीं करते हो तो आप क्या क्या कर सकते हो, या आपके पास क्या क्या करने के ऑप्शन है, या आपके अंदर क्या काबिलियत है जिसके बेस पर आप फ्यूचर में पैसे कमा लोगे और एक अच्छी लाइफ चला लोगे। तो अगर आपके मन में ऐसे ऑप्शंस आ रहे हैं कि हाँ यार ये काम कर लूंगा, यहां से इतना पैसा कमा लूंगा और ये पैसे मेरे लिए सफिशिएंट है, तो भाई कुछ और कर लो। लेकिन अगर आपको लगता है सर कोई ऑप्शन तो है ही नहीं, जब कोई ऑप्शन ही नहीं है तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो सीए करना ही है। अब ये चेक करो कि सीए एग्जाम में रह क्यों गए। आइडेंटिफाई करो उन रीजंस को, उन वेरिएंसेस को कि आप रह क्यों गए। आइडेंटिफाई करो, आपने पढ़ाई कम करी थी क्या, आपके नंबर ऑफ रिवीजन कम थे क्या, या आपने मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व नहीं करे थे क्या, क्या दिक्कत रह गई। एग्जाम में बैठने से पहले अगर आपने मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम के अंदर स्पीड में लिखना होता है, गलती किए बिना लिखना होता है, और ये दोनों काम की प्रैक्टिस आपको पहले करनी होगी मॉक टेस्ट पेपर देकर। 3 से 5 मॉक टेस्ट पेपर मैं निकालूंगा और मैं चाहूंगा कि आप कुंडी बंद करके उन मॉक टेस्ट पेपर को फोन में टाइमर लगाकर सॉल्व करो, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, ये मानते हुए कि आपका एग्जाम हॉल है और आप पेपर लिख रहे हो। ऐसे बनाऊंगा मैं मॉक टेस्ट पेपर, आपको मजा आ जाएगा, आपको लगेगा वाह सर क्या मॉक टेस्ट बनाए। अगर आपने मेरे मॉक टेस्ट पेपर के अंदर 80+ मार्क्स लेकर आ गए तो गारंटी है आईसीआई में आप 90+ या 95+ लेकर आओगे, बिकॉज मैं थोड़ा टफ बनाऊंगा। देखो थोड़ा टफ बनाऊंगा, उसके बाद आप अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। बट मॉक टेस्ट पेपर तो आपको देने ही चाहिए। ओके, तो सेल्स बजट होता है, ऐसे हमारा होता है प्रोडक्शन बजट, हम कितनी यूनिट्स बनाएंगे। ऐसे हमारा होता है प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, इस साल प्रोडक्शन में हम कितना खर्चा करेंगे। ध्यान देना, हमारा मेन फोकस होता है प्रॉफिट के ऊपर, और प्रॉफिट के लिए हमें 2 बातें करनी पड़ती हैं, या तो सेल्स को बढ़ाना पड़ता है या कॉस्ट को कम करना पड़ता है। और मजे की बात, अगर हम ये दोनों काम एक साथ कर ले तो मजा ही आ गया। सेल्स बढ़ गई, कॉस्ट घट गई, मतलब प्रॉफिट बढ़ गया। तो कॉस्ट घटाने के लिए बजट बनाते हैं, हम बनाते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, हम बनाते हैं वेजेस कॉस्ट बजट, हम बनाते हैं ओवरहेड कॉस्ट बजट। हम ये क्यों बनाते हैं? हम कोशिश करते हैं अपने खर्चे को मिनिमाइज 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 करने की। ठीक है, तो हम खर्चों को कम करना चाहते हैं, तो हर चीज का बनाएंगे हम बजट। उसके बाद क्या होगा, साल के आखिरी में जो भी एक्चुअल इंफॉर्मेशन है उससे कंपेयर करेंगे। एक्चुअल सेल कितना किया, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना किया, एक्चुअल कितनी आई मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट, एक्चुअल मेरी वेजेस कॉस्ट कितनी आई, एक्चुअल मेरी ओवरहेड कॉस्ट कितनी आई, अंडर रिकवरी है, ओवर रिकवरी है, और फिर नेक्स्ट ईयर स्टेप लेंगे ताकि वो रीजंस दोबारा से जनरेट ना हो, वो रीजंस दोबारा से पैदा ना हो जिनके बेस पर ये वेरिएंस आया था। तो ये था मेरा बजट चैप्टर का एक स्टार्टिंग कंक्लूजन कि बजट में हम पढ़ने के वाले हैं, क्या मतलब बजटरी कंट्रोल का। तो ध्यान देना, बजट बनाते वक्त सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल मतलब डिफरेंट लेवल ऑफ कैपेसिटी पर बजट को बनाना, डिफरेंट लेवल ऑफ कैपेसिटी पर बजट को बनाना। देखो वैसे मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूं कि भाई प्लान बनाओ, बट एक खास बात कहने जा रहा हूं मैं आपको हमेशा ना 2 प्लान बना के चलने चाहिए।
दो पे मतलब सर प्लान ए प्लान बी, नहीं नहीं नहीं, पढ़ाई के प्लान ए और प्लान ए ही दो। मतलब कि अगर आप दिन में 10 घंटे पढ़ाई करोगे तो कौन कौन से चैप्टर हो जाने चाहिए, और अगर 12 घंटे पढ़ाई करोगे तो कौन कौन से चैप्टर हो जाने चाहिए। समझ गए। इससे क्या होगा ना, इससे आपको पता पड़ेगा कि आपका अगर 10 घंटे पढ़ के काम चल सकता है तो 10 घंटे पढ़ लो, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं साहब 10 घंटे पढ़कर मेरे नंबर ऑफ चैप्टर से पूरे नहीं हो रहे तो भाई 12 घंटे पढ़ो। और अगर आपको लगता है कि भाई सारे के सारे चैप्टर्स तो मैं 8 ही घंटे में कर सकता हूं, तो मेरा अगला सवाल, 8 घंटे पढ़कर क्या आप अपने पूरे के पूरे सिलेबस का 3 से 4 बार रिवीजन कर सकते हो? अगर आंसर है यस, तो भाई 8 घंटे पढ़ो। 8 घंटे पढ़कर भी रैंक ला पाना पॉसिबल है, 8 घंटे पढ़कर भी टॉप कर पाना पॉसिबल है। सिर्फ एक शर्त है, 3 से 4 बार पूरे कोर्स का रिवीजन और 3 से 5 एमसीक्यू वाले क्वेश्चन पेपर बैठ के सॉल्व कर लो। तो पहला कॉन्सेप्ट है मेरा फ्लेक्सिबल बजट। इसमें क्या होता है कि कंपनी अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग बजट बनाती है कि अगर हम 60% कैपेसिटी पे ऑपरेट करें तो कितना खर्चा आएगा, अगर हम 70% पे ऑपरेट करें तो कितना खर्चा आएगा, अगर हम 80% पे ऑपरेट करें तो कितना खर्चा आएगा, और अगर हम 90% पे ऑपरेट करें तो कितना खर्चा आएगा। ये कंपनी क्यों बनाती है? कल को मान लो कोई अनएक्सपेक्टेड एक बड़ा ऑर्डर आ गया तो हमारा कितना खर्चा बढ़ेगा, हमें कितना खर्चा कस्टमर से एक्स्ट्रा लेना है उसके लिए। तो ध्यान दीजिए, फ्लेक्सिबल बजट को बनाते वक्त हम खर्चों को 3 पार्ट में तोड़ते हैं। एक को बोलते हैं वेरिएबल, एक को बोलते हैं फिक्स और एक को बोलते हैं सेमी वेरिएबल। ये वेरिएबल क्या होता है, फिक्स क्या होता है, सेमी वेरिएबल क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दी थी मैंने चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो भी मैंने बताया था आपको। इसका फीचर क्या है, इसका फीचर है ये पर यूनिट बेसिस पर सेम रहता है एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन। यानी कोई भी खर्चा अगर पर यूनिट बेसिस पर सेम है एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन तो वो वेरिएबल कॉस्ट है। अगर कोई खर्चा डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर टोटल में सेम है तो वो फिक्स है। अगर कोई खर्चा ना तो फिक्स है ना वेरिएबल है तो वो क्या है, फिर सेमी वेरिएबल है। अच्छा, सेमी वेरिएबल में फिक्स पार्ट को अलग करना, वेरिएबल पार्ट को अलग करना, याद करो चैप्टर नंबर 1, वहां पर आपको मैंने कुछ मेथड्स बताए थे कैसे अलग करें, याद करो। तो वही मैंने यहां पे लिखा है, वेरिएबल पोर्शन अलग करने का फॉर्मूला क्या है, डिफरेंस इन टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन यूनिट्स। और फिक्स पोर्शन अलग करने का फॉर्मूला क्या है, टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल पोर्शन इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो ये वाला पार्ट में आपको ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले रिवीजन वीडियो में करवा चुका हूं। एक बार आप चाहे तो गो थ्रू कर लें, और वैसे तो मुझे उम्मीद होगी आपको याद है, इतना मुश्किल तो है नहीं। चलिए इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट का नेचर नहीं पता, इनके बारे में नहीं पता, एग्जाम में नहीं कर पाओगे, और इजी क्वेश्चन है। देखिए, ए कंपनी विच एक्सपेक्ट टू ऑपरेट एट 7000 आवर्स दैट इज 70% लेवल ऑफ एक्टिविटी। मतलब क्या है इसका, अगर 70% एक्टिविटी पर ऑपरेट करे तो 7000 घंटे काम करती है। तो मैं अगर आपसे पूछूं, बताओ 100% लेवल पर ये कितने घंटे काम कर सकती है? सिंपल बोलोगे आप, 7000 डिवाइड बाई 70% यानी 10,000 घंटे। यानी इस कंपनी की कुल कैपेसिटी कितनी है? इस कंपनी की कुल कैपेसिटी है 10,000 घंटे। अगर 70% पर ऑपरेट करे तो 70,000 आवर्स ऑपरेट करती है। हमें कुछ खर्चे गिवन है 70% लेवल पर। वेरिएबल खर्चा है 1260 रुपए, सेमी वेरिएबल है 1200 और फिक्स है 1800। फिर क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला सेमी वेरिएबल एक्सपेंस। किसकी बात कर रही है क्वेश्चन? अब क्वेश्चन किसका बात कर रहा है? क्वेश्चन बात कर रहा है सेमी वेरिएबल एक्सपेंस। क्या बोलता है, द सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस गो अप बाई 10% बिटवीन 85 to 95% एक्टिविटी लेवल। अगर हम 85 से 95% के बीच में काम करेंगे तो 10% बढ़ जाएगा। अभी कितना है? 1200। तो 1200 में कितना बढ़ जाएगा? 1200 का 10%। कब? जब 85 से 95 के बीच में ऑपरेट करेंगे तब। एंड विल गो अप बाय 20% अबव 95% एक्टिविटी लेवल। इसका मतलब क्या है, अभी हम 70% पे ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम 95 से ऊपर ऑपरेट करें, अगर हम 95% ज्यादा 95% एक्टिविटी से ज्यादा पर ऑपरेट करें, ध्यान देना यहां पे वर्ड है ज्यादा। अच्छा, मैं अगर आपको पूछूं, जरा मुझे ये बताओ, अगर ये कंपनी ऑपरेट करती है 95% लेवल पर, तो जरा मुझे बताओ सेमी वेरिएबल वाला खर्चा कितना परसेंट बढ़ेगा? तो आंसर है सिर्फ 10%। क्यों सर? यहां पे लिखा है वर्ड अबाउट, यानी 95 से ऊपर होने पे बढ़ेगा 20%। ओके, और ऊपर मतलब बढ़ेगा मतलब 1200 का 20% बढ़ेगा। ओके, कहता है प्रिपेयर ए फ्लेक्सिबल बजट एट 80%, 90% एंड 100%। 80, 90 और 100 पे मुझे बनाना है फ्लेक्सिबल बजट, तो मैंने बना दिया बजट 80 पर, 90 पर और 100 पर। देखो ये वाली बात तो मैंने बताई दी थी आपको कि 100% का मतलब है 10,000 आवर्स। तो 90 का मतलब कितना हुआ? 10,000 गुना 90%, 9,000 आवर्स। और 80% कितना मतलब हुआ? 10,000 आवर्स गुना 80%। 3 खर्चे आएंगे, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल एंड फिक्स्ड। आइए सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल। वेरिएबल है मेरा 1260 रुपए। क्या मतलब होता है वेरिएबल का? वेरिएबल मतलब वो खर्चा जो प्रोडक्शन के बढ़ने पर बढ़ेगा, प्रोडक्शन के घटने पर घटेगा। यानी इट हैज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप विद कॉस्ट, सॉरी प्रोडक्शन।
कॉस्ट ऊपर, प्रोडक्शन ऊपर, प्रोडक्शन ऊपर, कॉस्ट ऊपर, प्रोडक्शन नीचे, कॉस्ट नीचे। क्या समझे? डायरेक्ट कनेक्शन। तो ध्यान देना 1260 रुपए मेरे 70% कैपेसिटी पर है, तो भाई 100 पे कितना, तो 1260 डिवाइड बाय 70%, 1260 डिवाइड बाय 70%, तो ये आ गया मेरा 1800 रुपए। तो ये आ गया मेरा 1800 रुपए 100% पर। अब जरा ध्यान देना 90 पे कितना, भाई 100% पर 1800 रुपए, तो 90 पे कितना, 1800 गुना 90%, 1620। फिर 80 पे कितना, 1800 गुना 80%, 1440। ओके, इसके बाद बात करते हैं अगले खर्चे की, और अगला खर्चा है मेरा सेमी वेरिएबल एक्सपेंस। कितना है, 1200 रुपए। कितना है, 1200 रुपए। कितना है, 1200 रुपए। मुझे बताओ 70% पे कितना, 1200। 80% पे कितना हो जाएगा, ये 1200 ही रहेगा, बिकॉज ये कब बढ़ेगा, 85 और 95 के बीच में काम कर रहे हो तब, या 95 से ऊपर काम कर रहे हो तब। तो भाई ये वाला जो लेवल है 85 95 के बीच में तो नहीं है ना, 95 से ऊपर है, मतलब ये तो 85 से नीचे है बल्कि, तो यहां पर खर्चा नहीं बढ़ेगा। 1200 70% पे था और 80 पर भी 1200 ही रहेगा, ये खास पॉइंट इस क्वेश्चन के अंदर। अगला, अगर ऑपरेट करें 90% पर, तो क्या बोला, 85 टू 95 कितना बढ़ेगा, 10%, यानी 1200 में ऐड कर दो 10% और 1200 कितना आ जाएगा, 1320। उसके बाद 100% पर, तो ये क्या है, ये अबव 90%, अबव 95%, तो 1200 में ऐड कर दो 1200 का 20% कितना आ गया, 1440 आ गया। तो लो जी, ये आ गया मेरा सेमी वेरिएबल एक्सपेंस, और इस क्वेश्चन के अंदर यही वाला पार्ट था आपका इंपॉर्टेंट। इसके बाद बात करते हैं फिक्स एक्सपेंस। नाम क्या है इसका, फिक्स। ये फिक्स रहेगा, यहां भी 1800 था, 80 पे भी 1800 रहेगा, 90% पे भी 1800 रहेगा, और 100 पे भी 1800 ही रहेगा। सबको ऐड कर लो, ये आ गया मेरा टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। अगर मुझे निकालना है कॉस्ट पर आर, तो मेरे पास आर्स भी है और मेरे पास कॉस्ट भी है। आर्स कहां है, ये रहे मेरे आर्स, और कॉस्ट कहां है, ये रहे मेरी कॉस्ट। तो कैसे निकालूंगा, कॉस्ट बटा आर्स यानी बी बटा ए। तो लो जी, मेरा क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर हो गया है कंप्लीट। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें एक खास बात है जो कि अजम्पशन है हमारे आईसीआई की, इन द अब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा एक बात आपको मैंने बताया, वेरिएबल खर्चा मतलब वो खर्चा जो प्रोडक्शन बढ़ने पर बढ़े, प्रोडक्शन घटने पर घटे, और फिक्स मतलब वो खर्चा जो प्रोडक्शन बढ़ने पर और घटने पर ना बढ़े ना घटे, यानी सेम रहे। मान लो क्वेश्चन में गिवन है फिक्स कॉस्ट एट 90%, और मान लो गिवन है 10,000। फिर हमें क्वेश्चन में निकालना पड़ रहा है फिक्स कॉस्ट एट 110%। बताओ भाई क्या करें, बताओ भाई क्या करें, बताओ भाई क्या करें। सबसे पहली बात, इस वर्ड का मतलब क्या है, ये फिक्स रहेगा, बट कहां तक फिक्स रहेगा, ये अप टू 100%। भाई फिक्स कहने से हमारा मतलब होता है 100% कैपेसिटी तक ये फिक्स रहेगा। आप चाहे 80% पर ऑपरेट करो, आप चाहे 90% पर ऑपरेट करो, आप चाहे 100% पर ऑपरेट करो, खर्चा रहेगा 10,000। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमने ऑपरेट कर दिया 110% पर, और क्वेश्चन में कोई और इंफॉर्मेशन है ही नहीं। तो इस केस में हमारी मजबूरी हो जाएगी इस बात को मानना कि 110% के लेवल पर भी ये खर्चा 10,000 ही रहेगा। ये हमारी मजबूरी होगी। आई बात समझ में? लॉजिकली 100% से ऊपर जाते ही फिक्स कॉस्ट भी बढ़ेगा, फिक्स कॉस्ट भी बढ़ेगा। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लो एक मूवी थिएटर है, उसके अंदर 50 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है, ठीक है, और मान लो इसका जो खर्चा आता है, फिक्स कॉस्ट आता है, मान लो वो आता है एक महीने का, मान लो 5 लाख रुपए। वैसे 5 लाख नहीं आता होगा, फिर भी मान लो 5 लाख रुपए आता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इस मूवी थिएटर में जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 50 लोगों की है, चाहे 40 लोग बैठे, चाहे 30 लोग बैठे, चाहे 20 लोग बैठे, चाहे 10 लोग बैठे, चाहे खाली पड़ा रहे, कोविड आ गया, खर्चा कितना होगा, 5 लाख। लेकिन मान लो हमारे पास मूवी देखने वाले बंदे आ गए 70, हमारे पास 70 आ गई ऑडियंस। अब क्या करेंगे हम, यहां कितने बैठा सकते हैं हम, सिर्फ 50। अगर हमें 20 लोगों को और कहीं बैठाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक और स्क्रीन चाहिए, हमें एक और स्क्रीन चाहिए। तो भाई साहब जैसे ही 50 से ऊपर जाऊंगा मेरा फिक्स कॉस्ट वाला खर्चा बढ़ेगा, यानी कि जैसे ही मैं अपनी 100% कैपेसिटी से ऊपर जाऊंगा मेरा खर्चा बढ़ेगा। आई बात समझ में, मेरा खर्चा बढ़ेगा। लेकिन जब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ना हो तो हमारी मजबूरी पड़ जाती है इस बात को मानना कि सेम है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा 6 लाख की सेल होती है 80% कैपेसिटी पर,
6 लाख की सेल होती है 80% कैपेसिटी में, तो जरा मुझे बताओ 100% लेवल पर कितनी सेल होगी? तो भाई 6 लाख डिवाइड बाई 80%, तो ये आ गया मेरा 7,50,000, ये आ गया मेरा 7,50,000। ओके, मुझे कुछ खर्चे गिवन है, एडमिन के खर्चे गिवन है, मुझे गिवन है सेलिंग वाले खर्चे, और मुझे गिवन है इसके बाद कहता है ड्रॉ अ फ्लेक्सिबल एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट ऑपरेटिंग एट 90%, 100%, और ध्यान देना जरा 110%। देखो वेरिएबल वाला मेरा खर्चा अगर 6,000 है 60% पर, तो इसका मतलब हो गया ये 10,000 होगा 100% पर। कल को मान लो मेरा लेवल बढ़ गया और मैं ऑपरेट कर रहा हूं 110% पर, तो अब ये खर्चा हो जाएगा मेरा 10,000 का 110%। तो देखो मेरा फिक्स कॉस्ट हो ना, कैपेसिटी बढ़ते ही बढ़ जाता है, बट फिक्स कॉस्ट में क्या प्रॉब्लम है, जब तक क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा हम कुछ नहीं मान सकते, हमें यही मानना पड़ेगा कि सेम है। अच्छा आइए, मुझे बनाना है बजट। सबसे पहले निकालता हूं मैं मेरी सेल्स कितनी, तो ध्यान दो 100% पर कितनी है 750। कहां निकाली थी? अभी निकाली थी ना मैंने, ये रही 750। तो अब मैं निकाल रहा हूं 90 पर कितनी और 110 पर कितनी। तो सिंपल है, 7,50,000 गुना 110%, तो ये आ गया मेरा 825। फिर 750 गुना 90%, तो ये आ गया मेरा 675। तो ये आ गया एक 90%, 100% और 110%। अब जरा आ जाओ खर्चे की बात करें। सबसे पहले क्या बोला, ऑफिस सैलरी लिखा 90,000। कौन सा खर्चा है, फिक्स या वेरिएबल? क्या मानेंगे, फिक्स, बिकॉज अमाउंट गिवन है, तो ये मेरा फिक्स रहेगा। अच्छा, डेप्रिसिएशन ये भी फिक्स रहेगा। अच्छा, रेट्स एंड टैक्स ये मेरा फिक्स रहेगा। अच्छा, ये क्या है मेरा वेरिएबल, और कैसे वेरिएबल है, क्वेश्चन ने खुद बोल दिया 2% ऑफ सेल्स। तो सिंपली क्या करूंगा मैं, जो भी सेल्स है जिस ऑपरेटिंग लेवल पर उसको निकाल दूंगा 2%। आओ जरा आंसर में आओ। तो देखो 90 तो मेरा फिक्स है, फिर ये है मेरा 2% ऑफ सेल्स, तो ये 2% ऑफ सेल्स, ये मेरा फिक्स है, ये मेरा फिक्स है, और ये क्या है 2% ऑफ सेल्स, 2% ऑफ सेल्स। तो मैं खास क्या बताना चाहता हूं आपको, खास मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो खर्चे हैं मेरे फिक्स। मैंने क्या बोला, इन दी अब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन 110% पर भी नहीं मुझे क्या मानना पड़ा, सेम। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, इसके बारे में नोट लिखकर ही मैंने आपको यहां पर दे रखा है। ओके, ऐसी बाकी कर लूंगा मैं। बाकी में क्या किया मैंने, 8% ऑफ सेल्स, वेरिएबल 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 फिक्स वेरिएबल वेरिएबल। तो सारी सेल्स तो मुझे पता ही है, ये रही सेल्स, सारे खर्चे निकालूंगा आराम से, सेल्स गुना जो परसेंटेज गिवन है, और बात करता हूं मेरे फिक्स वाले खर्चे की, तो ये रहा मेरा फिक्स खर्चा 15 15 15 15। सारे खर्चों सिंपली ऐड कर लो, बन गया मेरा टोटल कॉस्ट बजट। मुझे ये निकालना था। तो यहां पे खास पॉइंट क्या था, इन द अब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हमने ऐसा माना कि 110% पर भी हमारी फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। ओके, क्वेश्चन साइलेंट है तो हमारी मजबूरी है। तो अब आप मुझे बताओ, ये चैप्टर जो आपका बजट वाला चैप्टर है, ये चैप्टर किस पे डिपेंड करता है? ये चैप्टर डिपेंड करता है चैप्टर नंबर 1 पर। ये चैप्टर डिपेंड करता है फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट के नेचर को समझने के ऊपर। बजट वाले इस चैप्टर में से एग्जाम में आने के चांसेस, अगर क्वेश्चन आता है, कैटेगरी बी है मेरे हिसाब से, पहली बात तो अगर क्वेश्चन आता है, कैटेगरी ए भी कह सकता हूं मैं इसको, बिकॉज इसके अंदर एक रेशो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अभी हम, रेशो वाला कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट कैटेगरी ए है, क्योंकि रेशो के बेस पर क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि वहां पर और रिवर्स कैलकुलेशन आ सकती है, ध्यान देना। तो एग्जाम के लिए मेरे हिसाब से इस चैप्टर में से अगर आएगा, वैसे आने के चांसेस हैं, और 8 नंबर से लेके 16 नंबर, 8 नंबर से लेके 16 नंबर। आइए बढ़ते हैं आगे। कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन बजट, नाम क्या है इसका, प्रोडक्शन बजट। तो आइए मिलकर तय करें हम कितना प्रोडक्शन करेंगे, आइए मिलकर तय करें हम कितना प्रोडक्शन करेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, एक सिंपल सी इक्वेशन है जो आप लोग जानते होंगे, हमारे पास होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। पूरे साल में करते हैं हम फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन, है ना। साल के शुरू में कुछ था, कुछ हमने और बना लिया, अब करेंगे सेल, तो होगा फिनिश गुड्स हमने कितने सेल किए, और क्या बच जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, यही है ना। तो ध्यान देना, मुझे क्या बनाना है यहां पर, प्रोडक्शन बजट। तो मुझे अगर ये बनाना है, मुझे अगर ये निकालना है, तो मुझे ये चाहिए, ये मुझे क्वेश्चन देगा, रुक जाओ, अगर मुझे ये निकालना है तो ये मुझे क्वेश्चन देगा इंफॉर्मेशन,
मुझे ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन देगा और मुझे ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन देगा। तो मुझे अगर निकालना है फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन कितना, तो मैं क्या करूं, मैं सिंपल ये करूंगा कि इस ओपनिंग स्टॉक को यहां पे कर दूंगा माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। भाई लेफ्ट से कहां लेकर आ गया, राइट में, तो ये क्या बन गई मेरी फॉर्मूला कि प्रोडक्शन बराबर होता है सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओके, तो ये हो गया मेरा प्रोडक्शन। अच्छा, प्रोडक्शन कितना करेंगे ये हमें पता पड़ गया, तो ये था मेरा प्रोडक्शन बजट। फिर बात करते हैं रॉ मटेरियल बजट। अच्छा, प्रोडक्शन कितना करेंगे इस पे डिपेंड करता है हम कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम करेंगे, कितना कंज्यूम करेंगे। जैसे मान लो मुझे बनानी है पूरे साल में 10,000 यूनिट्स, ये मुझे बनानी है और मुझे पता है 1 यूनिट में लगता है मान लो मेरा 5 kg, तो इसका मतलब है पूरे साल में मैं कंज्यूम करूंगा 50,000 kg। ओके, कितना कंज्यूम करूंगा मैं, 50,000 kg। यहां पर एक वर्ड चेंज कर लो, इसको लिख लो रॉ मटेरियल टू बी कंज्यूम्ड। ठीक है, कितना कंज्यूम होगा। बट क्वेश्चन मुझसे क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन मुझसे पूछ सकता है ये बताओ कि कितना रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। तो ध्यान देना, छोटी सी इक्वेशन है, साल के शुरू में मेरे पास कितना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिर मैंने इस बार कितना रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल परचेज, तो साल में शुरू में कितना था और मैंने कितना खरीद लिया, फिर इसमें क्या होगा इक्वल टू, इसमें से कुछ कंज्यूम कर लूंगा मैं रॉ मटेरियल कंज्यूम, और कुछ मेरे पास बच जाएगा एज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो अगर मुझे क्वेश्चन ये निकालने के लिए बोले तो सिंपली मुझे करना क्या है, मुझे ओपनिंग स्टॉक को यहां से माइनस कर देना, यानी माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ध्यान देना, क्वेश्चन मुझे कह सकता है बनाओ रॉ मटेरियल परचेज बजट, क्वेश्चन मुझसे बोल सकता है बनाओ रॉ मटेरियल कंजप्शन बजट, क्वेश्चन मुझसे बोल सकता है बनाओ फिनिश गुड्स प्रोडक्शन बजट। तो क्वेश्चन मुझसे कुछ भी पूछ सकता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। क्या मतलब होता है प्रोडक्शन कॉस्ट का, प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या क्या आता है, इसमें डीएमसी आता है, इसमें डीएलसी आता है, इसमें डीई आता है ना, और इसमें अदर खर्चे भी आते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो प्रोडक्शन करने की प्लानिंग हम कर रहे हैं उसमें कितना खर्चा आएगा मटेरियल का इन रुपीस, कितना खर्चा आएगा लेबर का इन रुपीस, कितना खर्चा आएगा एज डायरेक्ट एक्सपेंस इन रुपीस, कितना खर्चा आएगा ओवरहेड का। जब हम ऐसे निकालते हैं कि कितना खर्चा होना चाहिए उसको बोलते हैं हम प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। फिर साल के आखिरी में क्या होगा, साल के आखिरी में हमारे पास होगी एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट, और हम क्या कर रहे होंगे, हम कंपेयर कर रहे होंगे एक्चुअल को बजटेड से और निकाल रहे होंगे वेरिएंस। चैप्टर का नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जहां पर वेरिएंस निकालने की बात होती है। आई बात समझ में, बजट कंपेयर टू एक्चुअल। अच्छा, एक वर्ड है, दो वर्ड्स है, दोनों में डिफरेंस क्या आपको बताता हूं। एक वर्ड है मेरा बजट और एक वर्ड है मेरा स्टैंडर्ड, दोनों में फर्क क्या होता है। बजट मतलब होता है आज मैं कितने घंटे पढ़ाई करूंगा, आज मैं कितने घंटे पढ़ाई करूंगा, इट इज बजट। स्टैंडर्ड क्या होता है, आज जैसे मान लो मैंने बनाया एक बजट और मैंने कहा कि आज मैं 10 घंटे पढ़ाई करूंगा और 10 घंटे में 5 चैप्टर करूंगा, ये क्या है मेरा बजट, ये क्या है मेरा प्लान, इसे क्या बोलूंगा मैं बजटेड इंफॉर्मेशन। लेकिन इस 5 चैप्टर को करने में मुझे कितने घंटे लगने चाहिए, तो निकाला मैंने, मुझे लगने चाहिए 8 घंटे, तो यह है मेरा स्टैंडर्ड। तो भाई बजट वर्ड और स्टैंडर्ड वर्ड नॉर्मली सेम लगते हैं या कह लीजिए सिमिलर भी होते हैं ये, बट इनके बीच में ये बारीक डिफरेंस है। बजट मतलब और स्टैंडर्ड मतलब, बजट मतलब प्लान, स्टैंडर्ड मतलब उस प्लान को अचीव करने में कितना चाहिए। जैसे 5 चैप्टर करूंगा, 10 घंटे पढ़ूंगा, बट इन 5 चैप्टर करने में कितना घंटा लगना चाहिए, कितना समय लगना चाहिए, उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड। इस चैप्टर में खास इसका इंपैक्ट आपको दिखेगा। तो ये थे मेरे कॉन्सेप्ट। अब एक कॉन्सेप्ट है मेरा कैश बजट, ध्यान देना। कैश बजट आपने पता होगा, कैश अकाउंट सुना आपने, कैश अकाउंट सुना ही होगा आपने। डेबिट में होता है ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैलेंस, साल के शुरू में कितना पैसा हमारे पास था। फिर है कैश रिसीट, इस साल हमारे पास कितना नगद पैसा आया, माइनस कैश पेमेंट, इस बार हमने कितने पैसे नगद पे किए, और फिर यहां आता है क्लोजिंग बैलेंस, इसे बोलते हैं हम कैश अकाउंट। लेकिन जब यही काम करते हैं हम विद रेस्पेक्ट टू फ्यूचर, जब यही काम करते हैं हम विद रेस्पेक्ट टू फ्यूचर, उसे बोलते हैं हम कैश बजट। इसमें क्या होता है, साल के शुरू में कितना कैश बैलेंस है प्लस पूरे साल में कितना एस्टिमेटेड कैश रिसीव होगा। भाई शुरू में 100 रुपए था और मान लो 5 लाख रिसीव होगा, तो 5 लाख प्लस 100, फिर क्या होगा खर्चा होगा, तो पूरे साल में
कितना हम एस्टिमेटेड कैश पे करेंगे और फिर कितना मेरा बच जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। ये होता है मेरा कैश बजट। तो क्वेश्चन में मुझे निकालने के लिए बोलेगा कि बनाओ कैश बजट, तो ये रही मेरी इक्वेशन जिसकी बेसिस पे क्या बनाऊंगा मैं बनाऊंगा कैश बजट। ओपनिंग कितना था, रिसीव कितना हुआ, फिर मैंने पे कितना किया, बैलेंस कितना। यहां पर सिर्फ किसकी बात होगी, जो पैसा आएगा जो पैसा जाएगा, मतलब कैश में कितना आया और कैश में कितना गया। अगर उधार में आएगा, उधार में खरीदेंगे, उधार में बेचेंगे, तो वो यहां पर नहीं आएगा। तो एस्टिमेटेड कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ड्यूरिंग द बजटेड पीरियड। कैश अकाउंट इज मेंटेन फॉर पास्ट कैश इनफ्लो। हाँ भाई, कैश अकाउंट कितना आया, कितना गया, कितना बैलेंस था ओपनिंग, कितना है क्लोजिंग, है ना, कुल मिला के पास्ट। और ये क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन फ्यूचर। तो ध्यान देना, कितना कैश बैलेंस है या होगा, प्लस कितना पैसा आएगा, माइनस कितना पैसा जाएगा और कितना पैसा बचेगा। तो इस इक्वेशन के बेस से बनेगा हमारा कैश बजट। तो ये था जी कॉन्सेप्ट। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे और करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट नंबर 1 कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट ईयर। अंडरलाइन करो पहले तो वर्ड नेक्स्ट ईयर, क्वार्टर वाइज। हमें क्या निकालना है, इंफॉर्मेशन नंबर 1 प्रोडक्शन बजट इन यूनिट्स। रिक्वायरमेंट नंबर 1 हम कितने यूनिट्स बनाएंगे, क्वार्टरली एंड ईयरली। उसके बाद इंफॉर्मेशन नंबर 2 क्या कहती है, रिक्वायरमेंट नंबर 2 रॉ मटेरियल कंजप्शन बजट। हम कितना कंज्यूम करेंगे इन क्वांटिटी, वैल्यू में नहीं पूछा है, कितना केजी। फिर अगला रॉ मटेरियल परचेज बजट, हम कितना खरीदेंगे क्वांटिटी में भी और रुपीज में भी, यानी वैल्यू में भी, दोनों बनाना है। उसका इंफॉर्मेशन नंबर 4 रिक्वायरमेंट नंबर 4 स्टोर लेजर बनाना है मुझे और यूज करना फीफो मेथड। तो चौथे वाला पार्ट तो आपका है और इसका मेन चैप्टर है मटेरियल कॉस्ट। और यहां पर फीफो लीफो वेटेड एवरेज में आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। तो जो फोर्थ पार्ट है वो तो आपने खुद से कर लेना है। तो ये आपका कह लीजिए होमवर्क पार्ट है या सेल्फ प्रैक्टिस पार्ट है ना। इसका आंसर मैंने दिया, टेंशन मत देना आप। चलिए अब करते हैं बाकी 3 पार्ट को। होमवर्क, कुछ बच्चे होमवर्क वर्ड से घबराते हैं, बट होमवर्क मतलब होता है सेल्फ प्रैक्टिस। अच्छा एक खास बात बताता हूं मैं आपको, देखो मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, रिवीजन वीडियो बना रहा हूं और मैं जानता हूं कि आप भी मेरे साथ साथ रिवीजन वीडियो की पढ़ाई करते जा रहे हो, पूरे दिल से मेहनत कर रहे हो आप भी मेरे साथ साथ। हम दोनों का एक टारगेट है कि आपके कॉस्टिंग में 80 से ऊपर आए, है ना, 80 से ऊपर आए, ये मेरा टारगेट है, आपका भी टारगेट है। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ मेरे पढ़ लेने से, क्या सिर्फ मेरे रिवाइज कर लेने से, क्या सिर्फ मेरे एबीसी एनालिसिस कर लेने से आपके 80 से ऊपर आ जाएंगे? आंसर इज नो। मैं चीजों को सिंप्लीफाई कर सकता हूं, बहुत ज्यादा इजी में कन्वर्ट कर सकता हूं, आपके सामने हलवा बना के परोस सकता हूं, बट खाना तो आपको ही पड़ेगा, यानी दांत तो आप ही के इस्तेमाल होंगे खाने के अंदर। इसको बोलते हैं सेल्फ प्रैक्टिस। देखो ये बात कंफर्म है कि अगर आप खुद से रिवाइज करोगे तो आपको यह पता नहीं पड़ेगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कौन सा कॉन्सेप्ट कम इंपॉर्टेंट है या कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कौन सा क्वेश्चन कैटेगरी सी है, यह आपको पता नहीं पड़ेगा। तो यहां पर मैं कर रहा हूं आपकी हेल्प, आपको बता रहा हूं कौन सा कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब कहानी मेरी है। तो मैंने चीजों को सिंप्लीफाई कर दिया, लेकिन मेरे करवाने के बाद उस रिवीजन को आपने मेरे साथ साथ करना है, उस क्वेश्चन को आपने मेरे साथ साथ करना है। एग्जाम हॉल में बैठने से पहले आपकी सेल्फ प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्वेश्चंस को आपने खुद से सॉल्व करके देखना है। मैं आंसर करवा रहा हूं, आप देख रहे हैं, बात समझ में आ रही है, बट मैं चाहता हूं कि एग्जाम में बैठने से पहले आप एक बार देखो, जो मेरे बच्चे हैं कैटेगरी ए वाले क्वेश्चंस हाथ से सॉल्व करके देखने हैं। उसके बाद मॉक टेस्ट पेपर जो 3 से 5 में आपको दूंगा, उसको आपको घर पे बैठकर सॉल्व करके देखना है कि क्या 3 घंटे में पूरा पेपर कर पा रहे हो आप। उसके बाद जो प्रीवियस अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर है वो भी कम से कम 1 तो सॉल्व कर ही लो आप, 1 या 2 सॉल्व कर लो आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कम से कम। अच्छा उसके बाद अपने पूरे कोर्स को 3 से 4 बार रिवाइज कर लो। अब मैं रिवाइज करवा रहा हूं आपको, इसको आप एक रिवीजन मानना, ये रिवीजन मैंने करवाया आपको, लेकिन आपको अपने एंड पर 2 से 3 रिवीजन और करने हैं, तभी तो बनेंगे 3 से 4। एक तो मैंने करवाई दिया ना, क्योंकि आपका सेल्फ रिवीजन आप में क्या लाएगा, कॉन्फिडेंस। एग्जाम हॉल के अंदर आप बैठोगे, मैं नहीं। तो मैं चाहता हूं कि आप सेल्फ प्रैक्टिस करें।
तो सेल्फ प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो होमवर्क को देखिए ये ना हो कि सर होमवर्क में क्यों दिया, आसान पार्ट है, सॉल्यूशन दिया है, खुद से करना है। चैप्टर का नाम है मटेरियल कॉस्ट, फीफो मेथड आपने पढ़ा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। A single product company estimated its sales for the next year quarter wise as under। क्या गिवन है मेरे को सेल्स गिवन है। ओके, क्वार्टर वाइज, क्वार्टर 1 में इतना बेचेंगे, क्वार्टर 2 में इतना बेचेंगे, क्वार्टर 3 में इतना बेचेंगे, क्वार्टर 4 में इतना बेचेंगे। ओके, फिर मुझे गिवन है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 6000। फिर मुझे गिवन है कंपनी एक्सपेक्ट टू मेंटेन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एट 12250 यूनिट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। तो बेसिकली मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये क्या है, यह क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है। द प्रोडक्शन पैटर्न इन ईच क्वार्टर इज बेस्ड ऑन 80% ऑफ सेल्स ऑफ करंट क्वार्टर एंड 20% ऑफ सेल्स ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर। द कंपनी मेंटेन्स दिस 20% ऑफ सेल्स ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर एज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ करंट क्वार्टर। सबसे पहले तो बात करता हूं मैं सेल्स की। तो ध्यान देना, मुझे क्वेश्चन के अंदर क्वार्टर वाइज सेल्स गिवन है। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं सेल्स, ये रहा मेरा फर्स्ट क्वार्टर, ये रहा मेरा सेकंड, ये रहा मेरा थर्ड और ये रहा मेरा फोर्थ। अच्छा, कितनी सेल्स गिवन है, तो कहता है क्वार्टर 1 में बेचेंगे 30,000 यूनिट्स, क्वार्टर 2 में बेचेंगे 37,500, क्वार्टर 3 में 41,250 और क्वार्टर 4 में 45। ये मुझे क्वेश्चन ने बोला। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रोडक्शन बजट। रिक्वायरमेंट नंबर 1 थी। क्वेश्चन ने क्या बोला इसके बारे में, क्वेश्चन ने बोला द प्रोडक्शन पैटर्न इन ईच क्वार्टर इज 80% ऑफ सेल्स ऑफ करंट क्वार्टर एंड 20% ऑफ सेल्स ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर। इसका मतलब क्या है, 80% ऑफ सेल्स ऑफ करंट क्वार्टर, ये है ना, 80% ऑफ सेल्स ऑफ करंट क्वार्टर एंड इसमें ऐड करूंगा 20% ऑफ सेल्स ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर, और दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा, मेरा प्रोडक्शन आ जाएगा जो मुझे क्वेश्चन ने पूछा है। ये आ जाएगा मेरा प्रोडक्शन जो मुझे क्वेश्चन ने पूछा है। तो आइए 80% ऑफ सेल्स ऑफ करंट क्वार्टर, तो 30,000 का 80% कितना आएगा, 24,000। 37,500 का 80% 30,000। 41,250 का 80% 33,000। 45,000 का 80% 36,000। ओके, अब मुझे क्या ऐड करना है, 20% ऑफ सेल्स ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर। तो क्वार्टर 1 की नेक्स्ट क्वार्टर क्या है, क्वार्टर 2, यानी 37,500 का 20%, 37,500 का 20% आ गया 7,500। फिर 41,250 का 20% आ गया 8,250। फिर 45,000 का 20% आ गया 9,000। अब इसके बाद की सेल तो मुझे पता ही नहीं है, कोई बात नहीं, पहले इतना ऐड करो। क्वार्टर में कितना सेल करेंगे, 24 प्लस 7,500 कितना आ गया, 31,500। 30 प्लस 8 250, 38,250। 33 प्लस 9 42। अब यहां वाली प्लस मुझे पता नहीं है। ओके, आइए जरा, मुझे क्वेश्चन के अंदर ध्यान देना जरा, मुझे क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग स्टॉक गिवन है, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, सेल्स गिवन है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं पूरे साल में कितना सेल करेंगे, चारों को ऐड कर देंगे ना, तो 30 प्लस 37,500 प्लस 41,250 और प्लस 45 कितना आ गया मेरा, 1,53,750। यह है मेरी पूरे साल की सेल्स। अब जरा ध्यान देना, मुझे निकालना है फिनिश गुड्स पूरे साल में कितना बनाऊंगा। मैं क्या निकाल रहा हूं, ये एनुअल। तो क्या निकाल पाना पॉसिबल है, देखो मेरे पास सेल्स है पूरे साल की, है ना, पूरे साल की सेल्स है 1,53,750। इसमें क्या ऐड करूंगा, इसमें ऐड करूंगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इसमें क्या करूंगा माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और क्या आ जाएगा पूरे साल में कितना बनाऊंगा। तो ध्यान देना 1,53,750 पूरे साल में सेल करूंगा, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 12,250 क्वेश्चन में गिवन है, ओपनिंग कितना है 6,000। तो निकालो जरा भाई, 1,53,750 प्लस 12,250 माइनस 6,000, यानी पूरे साल में 1,60,000 बनाऊंगा। अब जरा ध्यान देना, अगर मुझे पता पड़ गया कि क्वार्टर 1 प्लस क्वार्टर 2 प्लस क्वार्टर 3 प्लस क्वार्टर 4 जोड़ के बनाऊंगा 1,60,000, तो क्या लगता है आपको, यह इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूं क्या मैं, अब आराम से निकाल सकता हूं। इसका मतलब है
क्वार्टर 1, 2 और 3 में होने वाला प्रोडक्शन माइनस कर दो 160 में से, तो 160 माइनस 31,500 माइनस 38,250 और माइनस 42,000, तो ये आ गया मेरा 48,250। तो लो जी, रिक्वायरमेंट नंबर 1 का आंसर आ गया। दिस इज माई प्रोडक्शन बजट, दिस इज माई प्रोडक्शन बजट। ओके, आइए इसका क्वेश्चन ने क्या बोला, द कंपनी मेंटेन्स दिस 20% ऑफ सेल्स ऑफ नेक्स्ट ईयर एज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ करंट क्वार्टर। इससे लाइन से कोई मतलब ही नहीं है हमारे को, क्यों भाई, हमें तो प्रोडक्शन निकालना है ना, वो क्लोजिंग स्टॉक के रूप में रख रही है, कैसे हमें क्या करना है इसके बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगली इंफॉर्मेशन कहता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ध्यान देना, ओपनिंग स्टॉक है किसका, रॉ मटेरियल का 10,000 केजी, क्लोजिंग स्टॉक किसका है, रॉ मटेरियल का 5,000 केजी। एक बार एक बच्चे ने डाउट पूछा था मेरे से इसके अंदर, वो मैं आपको बताता हूं, मुझे अभी भी याद आया। हालांकि डाउट बहुत सही था, बट आपको मजा आएगा। ध्यान देना, ये क्या है मेरा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्या है 10,000 केजी, और यहां पे क्या लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ ईयर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एट 5,000 केजी। तो बच्चे ने मुझे बोला सर यहां पर ये तो लिखा ही नहीं है, ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है। अरे भाई, ओपनिंग केजी में है, क्लोजिंग किस में है, ये भी तो केजी में है, तो इस बात का इंडिकेशन है कि ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। आई बात समझ में, यही पॉइंट था। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। ईच यूनिट ऑफ फिनिश्ड आउटपुट रिक्वायर्स 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल, यानी एक यूनिट को बनाने में 2 kg लगता है हमारा रॉ मटेरियल। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, रिक्वायरमेंट नंबर 2 क्या थी हमारी, रिक्वायरमेंट नंबर 2 थी मेरी रॉ मटेरियल कंजप्शन बजट, कितना कंज्यूम हो रहा है। तो क्वार्टर 1 में कितने बनेंगे, 31,500, गुना कर दो 2 kg पर यूनिट, गुना कर दो 2 kg पर यूनिट, गुना कर दो 2 kg पर यूनिट, और गुना कर दो 2 kg पर यूनिट। जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या है मेरा, रॉ मटेरियल टू बी कंज्यूम्ड। निकालूं क्या, 31,500 गुना 2 63,000 केजी, 38,250 गुना 2 76,500 केजी, 42 गुना 2 84,000 केजी, 48,250 गुना 2 96,500 केजी। पूरे साल में कंज्यूम होगा 3,20,000 केजी। लो जी, रिक्वायरमेंट नंबर 2 का आंसर आ गया। इन चारों को मैं अगर ऐड कर दूं तो ये आगे पूरे साल में कितना कंज्यूम होना है। आइए इसके बाद बढ़ते हैं आगे। फिर कहता है द कंपनी प्रपोजेस टू परचेज, अंडरलाइन करो वर्ड परचेज। किसकी बात कह रहा है, परचेज करने की बात कह रहा है। अभी हमने किसकी बात करी थी, हमने कंज्यूम करने की बात करी थी। द कंपनी प्रपोजेस टू परचेज इंटायर एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, यानी पूरे साल में जो खरीदना है वो पहले 3 क्वार्टर में खरीद लेंगे एट दी प्राइसेस गिवन बिलो, यानी पूरे साल में जो खरीदना है उसका 30% खरीदेंगे क्वार्टर 1 के अंदर, 50% खरीदेंगे क्वार्टर 2 के अंदर, और 20% खरीदेंगे क्वार्टर 3 के अंदर। और किस प्राइस पर, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, प्राइस चेंज हो रहा है भाई साहब। तो सबसे पहला सवाल यह आता है कि पूरे साल में आखिर खरीदेंगे कितना। तो ध्यान दीजिए, मेरे पास कितना कंज्यूम होगा पूरे साल में, यह है मेरे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी है। तो मैं यहां पे निकाल रहा हूं एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। तो क्या होगा, पूरे साल में कितना कंज्यूम होना है, 3,20,000 केजी, प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो कि है मेरा 5,000 केजी, माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो कि है मेरा 10,000 केजी। कितना आ गया, ये आ गया मेरा 3,15,000 केजी। इसका मतलब है पूरे साल में कितना खरीदूंगा मैं, 3,15,000 केजी। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, 3,15 का 30% यानी 94,500 खरीदूंगा मैं क्वार्टर 1 के अंदर, किस रेट पर, 2 रुपए की रेट पर। फिर 3,15 का 50% खरीदूंगा मैं, यानी 1,57,500 किस रेट पर, 3 रुपए के रेट पर। फिर उसके बाद 3,15 का 20% यानी मैं 63,000 खरीदूंगा 4 रुपए की रेट पर। ऐसे बन जाएगा आपका रिक्वायरमेंट नंबर 3 का आंसर। तो लो जी, पूरी बात समझ में आ गई, और आंसर को इन प्रॉपर फॉर्मेट मैंने यहां पर बना के दे रखा है। ठीक है जी। इसके बाद रिक्वायरमेंट नंबर 4, ये बनाना फीफो के हिसाब से, और ये आपका होमवर्क है, आंसर मैंने दे रखा है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे, और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, रेशो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एक खास बात आपको बताना चाहता हूं मैं यहां पर। अच्छा, रेशो क्यों निकालते हैं, पहले आपको यह बताता हूं। रेशो का इंप्लीकेशन क्या है, हम रेशो आखिर निकालते क्यों हैं? ध्यान देना, जब तक हम कोई रेशो ना निकाले ना, तब तक हम एक्चुअल में दो बंदों को कंपेयर कर ही नहीं सकते। रेशो होता है कंपैरिजन के लिए। जैसे मान लो आपने कभी ब्लड टेस्ट करवाया होगा, उसमें तरह तरह के रेशो आते हैं, है ना? आपने करवाया होगा LFT, KFT, लिपिड प्रोफाइल वाला पूरा टेस्ट, अलग अलग रेशो आते हैं। उस रेशो से मुझे पता पड़ता है कि यार ये पेशेंट नॉर्मल है कि नहीं। एग्जाम्पल के लिए मैंने दो बंदों से पूछा कि बताओ भाई तुम्हारा वेट कितना है, वजन। एक ने बोला साहब मेरा वेट है 100 किलो, और एक ने बोला जी मेरा वेट है 60 किलो। अब आप बताओ इनमें से एज पर वेट कौन सा बंदा आपको मोटा और कौन सा बंदा आपको सही लग रहा है? तो मुझे पता है। आप बोलोगे सर ये वाला, ये जो ए है इसका नाम रखते हैं ए, उसका नाम रखते हैं बी। आप बोलोगे सर ये जो बंदा ए है ना, ये तो मुझे मोटा लग रहा है सर, इसका ओवरवेट है सर, इसका ओवरवेट है सर। और जो बी है ना, इसका ऑप्टिमम वेट है सर, 60 किलो ठीक है। बट मैं बोल रहा हूं आपका डिसीजन गलत है, बिकॉज यहां पर रेशो नहीं मिला आपको। आपको मुझसे पूछना चाहिए था सर इनकी एज क्या है या इनकी हाइट क्या है। हाइट मैंने कहा यार जिसका वजन 100 किलो है ना, उसकी हाइट है 8 फुट, और जिसका वजन 60 किलो है उसकी हाइट है 3 फुट। अब क्या हुआ? अब आपका आंसर चेंज हो गया। अब आप बोलोगे सर जो मिस्टर ए ये ठीक है एज पर हाइट, भाई 8 फीट का बंदा है, 100 किलो वजन ठीक ठाक है, लेकिन 3 फीट का बंदा और 60 किलो वजन, अब आप कह रहे हो ये ओवरवेट है। तो आपने क्या किया? आपने दो इंफॉर्मेशन के बेस पर एक रिलेटिव फिगर निकाली होगी, रिलेटिव फिगर, और मन में कंपेयर किया होगा यार हाँ ये गड़बड़ होगी, ये ठीक है। अच्छा, मान लो मेरे पास एक और मैं एग्जांपल लेता हूं। मान लो मेरे पास इन्वेस्ट करने की दो अपॉर्चुनिटी है। मतलब मान लो मेरे पास है, सपोज करो मेरे पास है 50 करोड़, है ना, और मेरे को इसे इन्वेस्ट करना और पैसे कमाने। मेरे को इन्वेस्ट करना है और मैं इन्वेस्ट करता हूं अपना पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर। मेरे सामने ना सपोज करो दो कंपनियां हैं, एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। तो कंपनी ए कहती है कि अगर आप 100 रुपए लगाओगे मुझ में तो मैं आपको पूरे साल में अर्निंग दूंगी 20 रुपए की, यानी 100 रुपए लगाओ कितना मिलेगा? 20 रुपए। ओके। फिर मुझे बी ने बोला कि अगर आप प्राइस लगाते हो, मैं आपको 50 रुपए दूंगी अगर आप लगाते हो 500 रुपए। अब मुझे बताओ मेरे लिए कौन सी कंपनी अच्छी है? मुझे लगाने 50 करोड़। तो अगर मैं चेक करूं ये दे रहा 20 और ये दे रहा 50, तो मैं गधा हूं। समझ गए? ये दे रहा है 20 और ये दे रहा 50, तो मैं गड़बड़ कर रहा हूं। मुझे क्या निकालना चाहिए? मुझे निकालना चाहिए एक ऐसा रेशो जहां पर मैं दोनों कंपेयर कर सकूं। तो मैं निकालने जा रहा हूं पीई रेशो, इसे बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस बटा अर्निंग। तो मैंने क्या करा 100 बटा 20, तो ये आ गया मेरा 5। फिर यहां पे निकाला मैंने 500 बटा 50, तो ये आ गया मेरा 10। अब इसका मतलब क्या है? ये है मेरा प्राइस टू अर्निंग रेशो। अब इसका मतलब क्या है? अब मैं लूंगा डिसीजन, ध्यान देना। इसका मतलब है इस 5 को मैं 5 बटा 1 कर सकता हूं, कर सकते हो सर। इस 10 को 10 बटा 1 कर सकता हूं, हाँ कर सकते हो सर। तो अब कंपेयर कर रहा हूं, ध्यान देना कंपेरिजन के ऊपर। कंपेयर कैसे कर रहा हूं? मैंने कहा 1 रुपया कमाने के लिए मुझे यहां लगाने हैं 5 रुपए, और 1 रुपया कमाने के लिए मुझे यहां लगाने हैं 10 रुपए। यानी 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी ए में लगाने हैं 5 रुपए और कंपनी बी में लगाने 10 रुपए। बताओ कौन सी कंपनी मेरे लिए सस्ती है? तो मेरे लिए सस्ती है कंपनी नंबर ए। तो मैं कंपनी नंबर ए में लगाऊंगा पैसा। तो मैंने कैसे निकाला? मैंने निकाला ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो भाई जब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं या जिंदगी में कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो हम निकालते हैं रेशियो, और रेशियो के बेस पर हम आइडेंटिफाई करते हैं अच्छा है, बुरा है, इंप्रूवमेंट का स्कोप है या क्या प्रॉब्लम है। समझ में आई बात? तो रेशो का ये इंप्लीकेशन होता है, रेशो का ये इस्तेमाल होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में काफी इस्तेमाल होता है। फ्यूचर में सीए बनने के बाद जब आप पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, या तो प्रॉपर्टी में या कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे या डेट फंड खरीदेंगे या कोई भी डिसीजन लेंगे, प्रैक्टिस करना है, जॉब करना है, क्या करना है, तो आपको निकालना चाहिए प्राइस टू अर्निंग रेशो। यस, जॉब करने का भी होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो, प्रैक्टिस करने का भी होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो, और हर चीज का होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो। तो ऐसे ही बहुत सारे रेशोज हैं। आइए
सबसे पहले बात करता हूं रेशो नंबर 1, इसका नाम है एफिशिएंसी रेशो। यह बताता है कि हमारा वर्कर कितना एफिशिएंट है। अगर वर्कर दिए गए समय से कम समय में काम कर रहा है तो वर्कर एफिशिएंट है। मैंने कहा यह काम 10 घंटे में हो जाना चाहिए, उसने 8 घंटे में कर दिया, तो वर्कर हमारा एफिशिएंट है। कितना एफिशिएंट है, यहां से निकालो स्टैंडर्ड बटा एक्चुअल आवर्स। फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइड बाई एक्चुअल आवर्स। 10 घंटे में हो जाना चाहिए था, 8 घंटे में कर दिया, तो ये हमारा वर्कर है 125% एफिशिएंट। 10 बटा 8 यही आएगा आई थिंक, यस 125%। तो ये बताता है हमारा एफिशिएंसी रेशो। इसके बाद है हमारा एक्टिविटी रेशो। इससे मुझे पता पड़ता है कि हमारा वर्कर कितना हार्ड वर्किंग है। हमारा वर्कर कितना हार्ड वर्किंग है। इफ वर्कर इज प्लानिंग टू वर्क फॉर मोर देन स्टैंडर्ड आवर्स, इट मींस ही इज हार्ड वर्कर। जैसे मान लो मैं क्या बोलता हूं कि यार एक स्टूडेंट को ऑन एन एवरेज यार एग्जाम टाइम में 10 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए। मैंने क्या बोला, एक स्टूडेंट को एग्जाम टाइम में यार 10 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए, लेकिन स्टूडेंट प्लानिंग बना रहा 12 घंटे की, तो मैं क्या बोलूंगा, यार ये बच्चा हार्ड वर्किंग है, ये बच्चा हार्ड वर्किंग है। तो कितना काम करना चाहता है, एक्टिविटी रेशो। अगला है स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशो। ध्यान देना, एक होती है हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी, एक होती है हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी। जैसे मैं अगर आपकी बात करूं तो आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी है एक दिन में 16 घंटे की पढ़ाई। इसके ऊपर आप पढ़ ही नहीं सकते भाई, 8 घंटे सोना भी तो है, खाना भी तो है। तो मैं मान रहा हूं आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी, 16 घंटे। फिर इसमें होगी एक होगी आपकी स्टैंडर्ड कैपेसिटी, जो कि मैंने बोला अभी कि भाई कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो मैंने कहा यार 10 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए। पर एक होगा एक्चुअल कि आप असली में पढ़ कितना रहे हो, तो मान लो आप पढ़ रहे हो 8 घंटे या 12 घंटे, जो भी केस है। तो हमें निकालना है स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो। तो फॉर्मूला क्या है, बजटेड आवर्स डिवाइड बाय मैक्सिमम कैपेसिटी गुना 100। और अगर हमें निकालना है कि हमने एक्चुअल कैपेसिटी कितनी इस्तेमाल करी, तो एक्चुअल बटा मैक्सिमम। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखो 16 घंटे मैक्सिमम है आपके लिए। मैंने कहा यार कम से कम 10 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए, तो आप मान लो प्लान 10 घंटे का बनाते हो सपोज करो मेरे कहने पर, लेकिन आप पढ़ाई करते हो 12 घंटे, ये आपका एक्चुअल है। तो अगर मैं ये बटा ये कर दूंगा तो आ जाएगा स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो, और अगर मैं ये बटा ये कर दूंगा तो आ जाएगा एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो। यानी कि आपने एक्चुअल में अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी का कितना इस्तेमाल किया, और यहां पर होगा आपने अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी का कितना इस्तेमाल करने की प्लानिंग की। एक होती है प्लानिंग और एक होता है एक्चुअल। इसके बाद है एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशो। सिंपल सी बात है, एक्चुअल बटा स्टैंडर्ड यानी बजटेड। अगला कैलेंडर रेशो। कैलेंडर रेशो क्या होता है, देखो एक महीने में 26 दिन नॉर्मली वर्किंग डेज होते हैं कंपनी के अंदर, 4 संडे होते हैं। यानी मान लो कंपनी 26 दिन काम करेगी, बट कभी कभी क्या जाता है 15 अगस्त, 26 जनवरी, होली, दिवाली, ये क्या है मेरी छुट्टी। तो हमने करना क्या है, हमने निकालना कैलेंडर रेशो। तो अवेलेबल वर्किंग डेज डिवाइड बाई बजटेड वर्किंग डेज, यानी कितने दिन एक्चुअल में काम कर सकते हैं बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा हॉलीडे जो इस महीने में आ गया है, डिवाइड बाई बजटेड वर्किंग डेज। तो ये था जी मेरा कॉन्सेप्ट रिकॉल। आइए अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर आगे बढ़ने से पहले बता दूं आपको, क्वेश्चन नंबर 4 भाई साहब कैटेगरी ए से भी कोई ऊपर होना वो नाम दे दो उसको आप, कैटेगरी ए प्लस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बट एक चीज है जो मेरा दिल मुझे इस बार कह रहा है या काफी टाइम से कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डेटा गिवन है, और डेटा के बेस पे क्या निकालना है, आपने रेशियो निकालना है। आपने डेटा के बेस पे निकालना है रेशियो। अच्छा, डेटा के बेस पे निकालना है आपने रेशियो। अब सवाल यह है कि डेटा के बेस पे निकालना रेशियो, बट कई बार क्या होगा, मेरे हिसाब से इस बार एग्जाम में ऐसा आएगा या आगे ऐसा आएगा, आपको रेशियो गिवन होगा और रेशियो के बेस पे निकालना होगा डेटा। इसे बोलते हैं हम रिवर्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस। रिवर्स टाइप ऑफ क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन आपके स्टडी मैट में नहीं है और सीए ने भी अभी तक नहीं दिया है, बट फिक्र मत करो, मैं आपको ऐसे यूनिक क्वेश्चन खुद से बनाकर दूंगा। मेरे मन में ना एक प्लानिंग चल रही है, अगर आप इस बात को अगर आप मानते हो और चाहते हो कि मैं ऐसा करूं तो आप मुझे कमेंट करके बताना। मेरे मन में प्लानिंग ये चल रही है कि मैं चाहता हूं अपने बेस पर कुछ सेल्फ क्वेश्चंस डेवलप करना, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन डेवलप करना जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ना स्टडी मैट में मिलेंगे, ना आरटीपी में मिलेंगे, ना एमटीपी में मिलेंगे, ना क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। मतलब हिंदुस्तान की किसी भी किताब में नहीं मिलने वाला वो क्वेश्चन आपको, वो क्वेश्चन मैं डेवलप करने की सोच रहा हूं हर चैप्टर का। और हर चैप्टर के मैं सोच रहा हूं ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन डेवलप कर लूं, या 2 क्वेश्चन, हर चैप्टर के 2 क्वेश्चन डेवलप कर लूं। तो मेरे अगर 15 चैप्टर में कहता हूं तो 15 गुना 2, मैं ऐसे 30 क्वेश्चन डेवलप कर लूं। और ये 30 क्वेश्चन ऐसे डेवलप करूं कि इन क्वेश्चन को अगर आपने कर लिया, भाई साहब मैं आपको प्राइज दूंगा 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, ऐसा मैं सोच रहा हूं। तो सवाल मेरा यह कि क्या स्टूडेंट ऐसे क्विज के अंदर
पार्टिसिपेट करेगा? तो अगर आपको लगता है कि हाँ सर हम पार्टिसिपेट करेंगे, आपको अगर लग रहा है, ध्यान देना क्वेश्चन ये कौन सा होगा जो मैं बनाऊंगा, किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको ये क्वेश्चन। और आपने अगर सॉल्व कर दिया क्वेश्चन, मुझे सॉल्व करके आंसर भेजो, मेरी टीम चेक करेगी, मैं चेक करूंगा। अगर आपके सारे के सारे आंसर ठीक निकले तो मैं प्राइज मनी रखूंगा, इसके ऊपर प्राइज मनी, और वो प्राइज मनी मैं आपको दूंगा। पार्टिसिपेट करने के लिए अगर रेडी हो तो नीचे कमेंट करो इस वीडियो के कि सर आप यूनिक क्वेश्चंस बनाओ अपने वाले, आप सेल्फ डेवलप करो क्वेश्चंस को, मैं आपके क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हूं। तो फिर मैं बनाता हूं इसके ऊपर क्वेश्चंस। चलिए अब करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में गिवन है पहली इंफॉर्मेशन, स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स 8 आवर्स पर डे ऑफ 5 डेज पर वीक। इसका मतलब क्या है? यहां पे वर्ड लिखा हुआ स्टैंडर्ड, इसका मतलब है एक वर्कर को एक दिन में 8 घंटे और एक हफ्ते में 5 दिन काम करना चाहिए। ओके, उसके बाद है मैक्सिमम कैपेसिटी। ध्यान देना इस कंपनी के अंदर 50 लोग मैक्सिमम काम कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद है एक्चुअल वर्किंग, लेकिन काम कितने करते हैं? सिर्फ 40 लोग करते हैं। ओके, 50 लोग काम कर सकते हैं, हमारे पास सिटिंग कैपेसिटी है, बट काम कितने कर रहे हैं? सिर्फ 40 लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद है एक्चुअल आवर्स एक्सपेक्टेड टू बी वर्कड पर 4 वीक। आइए मैं इसका मतलब आपको बताता हूं। एक्चुअल आवर्स एक्सपेक्टेड टू बी वर्क, मेरे पास कितने वर्कर हैं एक्चुअल के अंदर? एक्चुअल में मेरे पास है 40 वर्कर, 40 वर्कर हैं। अगर एक वर्कर एक महीने में 5 दिन, एक वर्कर एक महीने में काम करे, ध्यान देना यहां पर है गिवन 4 वीक पीरियड, तो अगर 40 वर्कर है और 4 वीक काम करें और एक वीक में 5 दिन काम करें और एक दिन में 8 घंटे काम करें, तो जरा मुझे बताओ कितना आ रहा है ये? 40 गुना 4 गुना 5 गुना 8, ये आ गया मेरा 6400 घंटे। तो बेसिकली जो ये इंफॉर्मेशन आपको यहां पर गिवन है, आपको जो ये 6400 घंटे गिवन है, बेसिकली ये है आपके बजटेड आवर्स। ये क्या है? आपके बजटेड आवर्स। क्वेश्चन ने घुमा फिरा के बोला एक्चुअल आवर्स एक्सपेक्टेड टू बी वर्कड पर 4 वीक, घुमा फिरा के, बट है क्या ये? बजटेड आवर्स। अगर ये इंफॉर्मेशन मुझे क्वेश्चन में दी हुई ना भी होती तो भी मैं खुद निकाल लेता। यानी कि इस क्वेश्चन को अगर मैं अमेंड कर दूं और ये इंफॉर्मेशन काट दूं तो कोई टेंशन नहीं, मेरे आंसर पर कोई चेत नहीं आएगा, बिकॉज ये इंफॉर्मेशन मैं खुद निकाल सकता हूं 6400 घंटे वाली। ओके, इसके बाद बढ़ता हूं आगे। अगला गिवन है मुझे स्टैंडर्ड आवर्स। क्या मतलब? स्टैंडर्ड मतलब मैक्सिमम इंप्लॉइज अगर मेरी कंपनी में काम करें तो कितना घंटे काम कर सकते हैं। तो ध्यान देना मेरी कंपनी में कितने मैक्सिमम इंप्लॉइज हैं? 50। तो अब क्या कर रहा हूं मैं? 50 वर्कर और पर 4 वीक, एक महीने में 4 हफ्ते और फिर एक हफ्ते में 5 दिन और एक दिन में 8 घंटे। जरा निकालो तो भाई 50 गुना 4 गुना 5 गुना 8, ये आ गया मेरा 8000 घंटे। तो बेसिकली ये है मेरा मैक्सिमम आवर्स। शॉर्ट में क्या लिख दिया मैंने? MH। अगर ये इंफॉर्मेशन भी मुझे क्वेश्चन में गिवन ना हो तो भी मैं खुद से निकाल सकता हूं। तो यानी दोनों इंफॉर्मेशन मेरे हिसाब से फालतू है। इसके बाद गिवन है एक्चुअल आवर्स वर्कड। ये क्या गिवन है कि एक्चुअल आवर्स कितने घंटे काम किया गया? तो एक्चुअल में काम किया गया है 6000 घंटे, यह है मेरा एक्चुअल आवर्स। अच्छा, इसका मतलब क्या है? हमारी कैपेसिटी कितनी थी? ध्यान दो, यहीं पे लिख देता हूं। चलो, हमारी कैपेसिटी कितनी थी? हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी थी 8000 घंटे की। 8000 मेरा क्या है? मैक्सिमम आवर्स। हमने प्लानिंग करी कि हम काम करेंगे 6400 घंटे, है ना, लेकिन हमने काम कितने घंटे किया? हमने काम किया सिर्फ 6000 घंटे। ओके, तो मैक्सिमम आवर्स, बजटेड आवर्स एंड एक्चुअल आवर्स। फिर कहता है स्टैंडर्ड आवर्स अर्नड इन दी 4 वीक पीरियड। बेसिकली क्या है? सिंपल, ये मेरा स्टैंडर्ड आवर्स है, दिस इज माई स्टैंडर्ड आवर्स। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये बेसिकली क्या है? देखो 6400 मेरे क्या है? बजटेड, ये मैंने प्लानिंग करी है। इसके भी ऊपर, सॉरी 6400 मैंने प्लानिंग करी है, ये इसके भी ऊपर है 7000, दिस इज माई स्टैंडर्ड आवर्स। ध्यान देना मेरा मैक्सिमम कितना है? 8000। मेरी प्लानिंग कितने की है? 6400। इसके बीच में कितना है? 7000। तो दिस इज माई स्टैंडर्ड आवर्स। अब बात करते हैं आगे। द रिलेटेड पीरियड इज ऑफ 4 वीक। ओके, 4 वीक मतलब एक हफ्ते में 5 दिन, मतलब 20 दिन काम करना चाहिए। इन दिस पीरियड देयर वॉज ए 1 स्पेशल हॉलीडे ड्यू टू नेशनल इवेंट, या तो 15 अगस्त या 26 जनवरी। कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशो। सबसे पहले आइए इसकी बात कर लेता हूं, कैलेंडर रेशो की। तो ध्यान देना मेरे पास कितने दिन थे पूरे? 4 हफ्ते, एक हफ्ते में 5 दिन, तो 4 गुना 5, मेरे पास 20 दिन थे बजटेड। लेकिन छुट्टियों के एक दिन की, तो अवेलेबल कितने थे? 19 दिन। तो 19 बटा 20 गुना 100, ये क्या आ गया मेरा? कैलेंडर रेशो। ये क्या आ गया मेरा? कैलेंडर रेशो। चलिए इसके बाद बात करता हूं, इसकी बात मैंने कर लिया। अब बात करता हूं मैं सबसे पहले एफिशिएंसी रेशो। फॉर्मूला क्या? स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स।
तो स्टैंडर्ड मेरा कितना है 7000, एक्चुअल मेरा कितना है 6000, तो 7000 बटा 6000 आ गया मेरा आंसर नंबर 1। उसके बाद एक्टिविटी रेशियो, फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड बटा बजटेड। स्टैंडर्ड मेरा कितना 7000, बजटेड मेरा कितना 6400, तो 7 बटा 6400 ये आ गया मेरा एक्टिविटी रेशियो। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो, क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड बटा मैक्सिमम, तो ये रहा मेरा स्टैंडर्ड बटा मैक्सिमम, सॉरी ये रहा मेरा बजटेड बटा मैक्सिमम, तो 6400 बटा 8000। स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो तो 64 बटा 8, 80%। उसके बाद है एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज, तो भाई एक्चुअल बटा मैक्सिमम यानी 6 बटा 8, तो ये आ गया मेरा 6 बटा 8। उसके बाद है एक्चुअल यूसेज ऑफ कैपेसिटी, तो 6 बटा 6400, तो 6000 बटा 6400। तो लो जी, ये आ गया मेरा एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशियो। तो मेरे 6 के 6 रेशियो आ गए। एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मूले को अच्छे से याद करना, ऊपर नीचे मत कर देना। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, फॉर्मूला आपने ऊपर नीचे लिख दिया, आंसर गलत हो जाएगा, नंबर नहीं मिलेगा। तो थैंक यू, और इसी के साथ आपका कंप्लीट रिवीजन सीए इंटर कॉस्टिंग का यहां पर खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे साथ दिल से पढ़ाई की होगी, और मैं चाहता हूं कि जो मैंने आपको रिवीजन समरी बुक दी है उसका प्रिंट आउट निकालकर कम से कम 3 से 4 बार आप रिवाइज करें और एग्जाम में 80 नंबर लेकर आए। और जो ये मैंने एफर्ट दिया है, अगर आपको अच्छा लगा हो और आप मुझसे चाहते हैं कि मैं आपके लिए और भी बहुत कुछ करूं जैसे कि प्लानिंग कर रहा हूं, तो नीचे कमेंट जरूर करें और मुझे बताएं कि आपको कितना अच्छा लगा, क्योंकि आपके पॉजिटिव कमेंट से मुझे पता लगता है कि यस मैं और एफर्ट करूंगा आपके लिए, तो आप उसे अप्रिशिएट करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो नीचे कमेंट करें कि सर वीडियो अच्छा लगा है, और नीचे वही कसम खाएं अब की बार 80 पार, तो नीचे कमेंट करें अब की बार 80 पार। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।